हेलो एवरीवन। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी सोशियोलॉजी है। दोस्तों, सोशियोलॉजी सब्सिडरी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब वीडियो को कंप्लीटली देख के A to Z सभी प्रश्नों को आप जरूर ही कवर कीजिएगा अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी 51 नंबर से लेके और 100 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। 1 से लेके और 50 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को भी कंप्लीटली देख के 1 से 50 तक के प्रश्नों का भी रिवीजन आप जरूर ही कीजिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51 नंबर के प्रश्न से। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की सही का चुनाव करें। देखिए, 4 ऑप्शन है। बेरोजगारी सार्वभौमिक घटना नहीं है, बेरोजगारी एक समस्या है। ग ऑप्शन है बेरोजगारी के परिणाम घातक नहीं होते और घ ऑप्शन है तीनों गलत है। तो सोचिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बेरोजगारी एक समस्या है। सही बात है, बेरोजगारी जो है अभी के दौर में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कि व्यापार में तेजी, मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी का क्या नाम है? देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक बेरोजगारी। सोचिए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाएगा? प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, समझिए प्रश्न को और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है अर्ध बेरोजगारी, दूसरा है छिपी बेरोजगारी और तीसरा है प्रौद्योगिक बेरोजगारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, अर्ध बेरोजगारी। जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? तो अर्ध बेरोजगारी कहेंगे। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी के कारण नहीं है। ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। पहला है अगतिशीलता, दोषपूर्ण शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और गतिशीलता। ये चारों में से बताइए कि बेरोजगारी के कारण कौन से नहीं है। इसका राइट आंसर घ करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, गतिशीलता। आपके हिसाब से क्या इसका करेक्ट होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां भी अपना प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 55 नंबर का जो ये प्रश्न है इसका राइट आंसर क ही हो जाएगा, 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है NREP, ट्राइसेम, तीसरा ऑप्शन है IRTP और चौथा ऑप्शन है RLGEP। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, ट्राइसेम, ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जिसमें से आपको कम से कम 20 प्रश्नों का करेक्ट जवाब जरूर ही बताना है। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक है। ये कथन है जो किस तरह का है? ऑप्शन देख लेते हैं। सही कथन है, गलत कथन है, विवादास्पद कथन है या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए कि चारों में से क्या इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सही कथन है। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक है, ये कथन जो है बिल्कुल भी सही है। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, पारिवारिक लगाव। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति आदतन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है। यह कथन किसका है? आप वीडियो को स्टॉप कर लें और इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें और समझें। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए। क है स्कॉट, ख है क्लिनार्ड, ग है जियोफ्रे और घ है इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर का जो प्रश्न है, आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे इसका ग राइट आंसर हो जाएगा, जियोफ्रे।
आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति की विशेषता है। तो ये 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है अवैध यौन संबंध, तीसरा ऑप्शन है गंभीर समस्या और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है निर्धनता, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है औद्योगिकरण, चौथा है परोस। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो घ हो जाएगा, परोस। ये जो है वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते हैं, परोस। आप सभी प्रश्नों को A to Z अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में चाहते हैं कि अच्छा मार्क लाएं, तो आप सभी प्रश्नों को रिवीजन करेंगे अच्छे से, तो आप अपने एग्जाम में जरूर ही अच्छा नंबर लाएंगे। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं। इसका करेक्ट जवाब घ हो जाएगा, यानी वेश्यावृत्ति के जो परिणाम कहे जाते हैं, व्यक्तित्व विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन, ये तीनों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। देखिए 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, और ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला है कि वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक हैं, दूसरा ऑप्शन है कि वेश्यावृत्ति समाज के हित में है, तीसरा ऑप्शन है कि वेश्यावृत्ति में भावात्मक लगाव होता है, और चौथा ऑप्शन है कि वेश्यावृत्ति में भेदभाव होते हैं। तो देखिए वेश्यावृत्ति के परिणाम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घातक होता है। क्या होता है? घातक होता है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही है। ये कथन बिल्कुल भी सही है। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। यह कथन किनका है? ये 64 नंबर का प्रश्न है। आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो घ हो जाएगा, किलिनार्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शराब की असामान्य आदत मद्यपान है। यह कथन किसका है? 65 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि शराब की असामान्य आदत मद्यपान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है आपको फेयर चाइल्ड का कथन है। ये किसका? तो फेयर चाइल्ड का, याद रखिएगा। ये घ जो है बिल्कुल भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सदरलैंड का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है। यह किस सिद्धांत का समर्थन है? आप अच्छे से प्रश्न को देखिए वीडियो को स्टॉप करके और सोचिए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका करेक्ट जवाब आप जरूर बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शारीरिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ग होना चाहिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। मेरे हिसाब से तो ग ही करेक्ट होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए? आप अपना प्रतिक्रिया टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकते हैं। अगला है कि मद्यपान के दुष्परिणाम हैं। मद्यपान के दुष्परिणाम है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तित्व विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन या फिर उपरोक्त सभी। तो मद्यपान के जो दुष्परिणाम होते हैं वो इनमें से तीनों होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल तीनों ही होगा। मद्यपान के दुष्परिणाम व्यक्तित्व विघटन भी है, पारिवारिक विघटन भी है और सामाजिक विघटन भी है। इसलिए इसका घ बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये तीनों हैं। क ख ग ये तीनों हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो एक बात का हमेशा आप याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाला जो आंसर होता है वो ज़्यादातर यानी 90% सही होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आता हो तो ठीक है, आप अच्छे से दीजिएगा सोच समझ के। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला है और उसमें अगर ऑप्शन उपरोक्त सभी कहीं लिखा हुआ है तो आप उस पर जरूर टिक लगाइए, क्योंकि 90% वो आंसर जो होता है वो करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो मानव पे पड़ता है या जंतुओं पर, वनस्पतियों या फिर उपरोक्त सभी पर? तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है वो मनुष्य पे भी पड़ता है, जंतुओं पर भी और वनस्पति पर भी पड़ता है। इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है। तो वायुमंडल में जो हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ता है वो आपको देखिए क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए। पहला है कि वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण। सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण निवारण एक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपको लागू किया गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि आतंकवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है अवैध व गैर कानूनी, दूसरा ऑप्शन है हिंसक व्यवहार, तीसरा है बुद्धि संगत व्यवहार और चौथा है कई रूप। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, बुद्धि संगत व्यवहार। ये आतंकवाद की विशेषता नहीं है। अगला है कि आतंकवाद जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद इसका जवाब ढूंढेंगे। सही पहला ऑप्शन है कि विवाद प्रेरित आतंकवाद, अपराध संबंधित आतंकवाद, नारकी आतंकवाद और ये राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद के उद्देश्य हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जन समर्थन प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है शासन की सैन्य शक्ति को विघटित करना, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक स्थिति को तोड़ना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन आतंकवाद का मूलभूत तत्व है। निम्न में मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन आतंकवाद का मूलभूत तत्व है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, हिंसा। हिंसा जो है आतंकवाद का मूलभूत तत्व है, याद रखिएगा। अगला है कि 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ घटी। देखिए कुछ ऑप्शन है, पहले हैं श्रीनगर में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं। तो 2001 में जो विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना घटी थी वो घटी थी आपको न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि आतंकवाद का दुष्परिणाम है। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। अब थोड़ा हम फास्टली ले रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश यानी पोटा किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपको लागू किया गया था 2001 में, घ करेक्ट होगा। अगला है कि भारत में किस आयु का बालक बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला है 14 वर्ष तक का, दूसरा है 14 वर्ष तक की आयु से कम तक, तीसरा ऑप्शन है 14 वर्ष से अधिक का, घ ऑप्शन है मतलब चौथा कि 16 वर्ष तक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु से कम तक, ख इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम के कारण है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है कि सामाजिक समस्या की अवधारणा निम्न में किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर भी घ हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। आप अच्छे से प्रश्न को वीडियो को स्टॉप करके पढ़ते चलिएगा। मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और जो है सो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति में किस भावना का होना जरूरी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्थिति सुधारी जा सकती है, दूसरा है स्थिति सुधार के लिए दृढ़ निश्चय का होना, तीसरा ऑप्शन है लोगों में इस विश्वास का होना कि उसकी बुद्धि व प्रयासों से उन्नति हो सकती है। तो सामाजिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति में ये तीनों भावना का होना अति आवश्यक है। ये ऑप्शन जो बताए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों का होना काफी ज्यादा अनिवार्य है। तो इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में गलत का चुनाव करें। आप अच्छे से पढ़िए वीडियो को स्टॉप करके सभी को। देखिए निम्न में गलत का चुनाव करें। गलत का कह रहा है, सही का नहीं, तो गलत का चुनाव करना है। तो सामाजिक समस्या मानव व्यवहार से संबंधित, ये भी सही है, ये ख भी सही है, ये ग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामाजिक समस्या जो है एक सापेक्षित अवधारणा नहीं है। देखिए नहीं है लगा हुआ है चूंकि ये निगेटिव है,
यहाँ पे प्रश्न भी निगेटिव पूछा गया था और यहाँ पे ऑप्शन भी निगेटिव है, तो यही करेक्ट जवाब होगा इसका। अगला है कि यौन संबंधी संतुलन के बिगड़ने पर विवाह का ढांचा ढहती हुई बालू पर टिका होता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, एविस हैवलॉक। अगला प्रश्न है, चाहे कितनी भी गुणवती और साध्वी स्त्री क्यों न हो, तलाक के पश्चात वह 10 खिलाड़ियों के लिए खेल बन जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको जी.आर. मदन का। यह ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में कौन तलाक का कारण नहीं है? अब ऑप्शन को देखना होगा। पहला है धर्मनिरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवादिता, तीसरा है समानता की धारणा, चौथा है प्रेम पूर्ण भावना। इसका राइट आंसर आपको घ हो जाएगा। तलाक का कारण नहीं है तो प्रेम पूर्ण भावना, ये जो है तलाक का कारण नहीं होता है। प्रेम यानी प्रेम से जो रहता है उसको तलाक आखिर होगा क्यों? अगला है कि तलाक है, तो तलाक है क्या है? ऑप्शन देखिए, पहला है प्राचीन समाज की विशेषता, ख है आधुनिक समाज की विशेषता, ग है मध्यकालीन समाज की विशेषता, रूढ़िवादी समाज की विशेषता। इसमें आपको करेक्ट जवाब जरूर ही मिल गया होगा। तलाक क्या है? तो ये जो है आधुनिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम तलाक की व्याख्या का मान्यता देता है? तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है कि हिंदू स्त्रियों के विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपको 1955 में, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तलाक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तलाक जो है सामाजिक समानता इस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अगला है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार किस वर्ष स्त्रियों को तलाक का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर क हो जाएगा, 1939। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों में किसके अंतर्गत पति पत्नी आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेते हैं? इसमें किसी भी पक्ष को हर्जाना देने की नौबत नहीं आती। राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, मुबारत। अगला है कि ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ईसाई धर्म कह रहा है कि ईसाई धर्म जो है वो विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन देखना था, सत्य असत्य विवादास्पद, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल भी सत्य है। ईसाई धर्म जो है वो विवाह को टूटने की अनुमति प्रदान नहीं देता है, यानी तलाक उलाक का ये अनुमति नहीं देता है। अगला है, किसने कहा किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट न पहुंचाई गई हो? तो इसका सही जवाब क हो जाएगा, स्ट्रॉस। अगला है, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। तो घरेलू हिंसा का जो रूप नहीं है, आप ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, ख सही जवाब होगा, पत्नी से रोमांस करना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना ये किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है आपको भ्रूण हत्या का। ये प्रश्न भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आपको इस वीडियो में रिपीटेड मिले होंगे, ये प्रश्न समझिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगला है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था आपको 2001 में। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क ही राइट होगा, पारिवारिक तनाव से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। अगला है, घरेलू हिंसा का कारण नहीं है तो ग्रामीण समाज। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। नहीं है कह रहा था, इसीलिए घ होगा इसका। और आखिरी प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायालय की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, 1994। तो दोस्तों आज के वीडियो में सोशियोलॉजी सब्सिडियरी जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप अभी तक आए हैं, पूरा वीडियो को देखे हैं। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। आप 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगले प्रश्नों का रिवीजन के लिए आपको वेट करना होगा। इसके लिए आप चैनल को, लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।